हाल ही में कुछ मीडिया चैनल्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक बड़ी संख्या में युवा जो कि खास करके 24 से और 30 साल के युवा थे सोशल मीडिया में मशगूल हैं और इनमें सबसे ज़्यादा संख्या भारत के युवाओं की है। लेकिन ऐसे समय में जब सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं उस समय में एक युवा लेखक जो साहित्य से जुड़ा हुआ है वो एक नहीं बल्कि दो दो उपन्यास लिख देता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आयुध के इस खास चर्चा सत्र में आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा लेखक सामाजिक कार्यकर्ता सुयश जी त्यागी, जिन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, एक उपन्यास लिखा है छूटते किनारे। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुयश जी आपका हमारे साथ। सबसे पहला प्रश्न जो मैंने शुरुआत में ही बोला कि जिस समय युवा सोशल मीडिया में मशगूल हैं, बड़ी संख्या में देखते हैं रील्स आ रही हैं, टिकटॉक पे रील्स बन रही हैं। टिकटॉक तो हालांकि बैन हो चुका है लेकिन इंस्टाग्राम ने उसकी जगह ले ली। ऐसे समय में जब लोग सोशल मीडिया और बाकी दुनिया में बिजी हैं उस समय आप साहित्य से जुड़े, कैसे शुरू हुई ये यात्रा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपके इस चैनल पे आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है विश्व में जिसमें हर युवा की कहीं ना कहीं भागीदारी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाए, सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट किसी का है तो वह आज युवाओं का है। और इस भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में, इस व्यस्तम ज़िंदगी में आप जब उसके बारीकी से अनुभव करेंगे तो आज युवा सबसे अधिक शायरियाँ, पोएट्री, लेखकों की लिखी हुई कविताएं आपको गुनगुनाते हुए मिलेगा, देखते हुए मिलेगा। इंस्टाग्राम पे वो एक बार इंस्टाग्राम खोलता है तो उसे पता नहीं चलता कैसे वो घंटों इन कविताओं में रील्स के माध्यम से देखते हुए अपना दिन निकाल देता है। तो ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है कि घंटों निकाल देता है, लेकिन आपका भी जो जीवन है सामाजिक जीवन है, आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और उसके अलावा बाकी अन्य काम भी आपके चलते रहते हैं। ऐसे समय में फोन और सोशल मीडिया से दूर हट के आप समय कैसे निकाल पाते हैं अपनी लेखनी के लिए? देखिए, ये तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि व्यक्ति अपने जीवन का टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है। हम देखते हैं लोग बड़ी बड़ी जॉब्स में होते हैं, अनेक प्रकार के दायित्व होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, सबके अपने अपने परिवार होते हैं। उसके बावजूद व्यक्ति एक लिमिटेड समय अपने व्यक्तिगत हॉबी, व्यक्तिगत फेवरेट स्किल्स के लिए निकाल के रखता है। आप किसी कवि को देखेंगे, किसी लेखक को देखेंगे, किसी अच्छे वक्ता को देखेंगे, बुक रीडर्स बहुत से लोगों का पैशन होता है। तो लोग अपनी अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट की फील्ड्स के लिए समय तो निकालते हैं। वो उसके लिए अपना टाइम स्लॉट्स, अपने जीवन को इतना अनुशासन बनाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने मन की पसंद के लिए जरूर दिन में कहीं ना कहीं समय निकालते ही हैं। बिल्कुल। अब अपन बात करेंगे उपन्यास की छूटते किनारे, जिसका आपने टाइटल दिया है। और इसमें जब मैं उपन्यास को पढ़ रहा था तो लगभग 1 से 130 और 134 के लगभग इसमें पेज हैं। 134 पेज इस उपन्यास में है और इसमें अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अध्याय हैं। शुरुआत जब होती है तो एक पुलिस चौकी से होती है, एक थाने में FIR से होती है। तो ये किरदार कहाँ से ढूंढे, कैसे उपन्यास में, जिसमें आपने वायु जो था, वायु लिया है, उसके अलावा एक फिर वायु की मुलाकात जब वो स्कूल कॉलेज के टाइम में रहता है तो उसकी एक महिला मित्र बनती है। तो ये किरदार कैसे चयन किया आपने? देखिए, प्रत्येक लेखक जो भी कुछ लिखता है वो कहीं ना कहीं समाज में देखी हुई चीज़ें ही लिखता है, या उसके आसपास के कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन वो देखता है, या समाज में जो चलते रहता है। आपने किताब में ध्यान दिया होगा कि वो कहानी है, वो कहानी केवल वायु की कहानी नहीं है, वो आज उस एज ग्रुप में जीने वाले लगभग लगभग प्रत्येक लड़की की कहानी है। उसके बचपन में कहीं ना कहीं वो घटनाएं आपको प्रतिबिंबित होती दिखाई देंगी। उसके युवावस्था में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, चाहे आपने उससे उसकी माता का संवाद देखा हो, आपने उससे उसके पिता का संवाद देखा हो, फिर जब वो कॉलेज में जाता है उसके एक नई दोस्ती का साइकिल बनता है, फिर एक लड़की उसके जीवन में आती है। तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं घटित होती है। इन्हीं सब को लेके एक कल्पनाओं को एक स्वरूप देते हुए मैंने एक किताब अपने किताब में बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन किरदारों के बीच आपने छोटे छोटे संदेश देने की बात की है। एक उसमें अध्याय में एक कहानी आती है कि वायु जब बचपन में रहता है, उसके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है और वायु अपने पिता से कहता है मैं अपने पसंदीदा किरदार में बन के जाऊंगा, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि नहीं, तुम्हें चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं इस किताब के माध्यम से ये भी मैसेज है कि बच्चे जो करना चाहें हर बार वो सही नहीं होते और समय समय पर परिवार के लोगों की सलाह भी मिलनी चाहिए और मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो कैसे आपने इन पूरी कहानियों में संदेश देने की कोशिश की है, कहाँ से लगा कि ये भी जरूरी है? देखिए, आज अधिकतर मैं एक युवा हूँ
बहुत लंबे समय से सामाजिक जीवन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भूमिका है समाज में। तो अधिकतर मिलना जो होता है वो युवाओं से होता है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में देखने को आता है कि वो सब उपन्यास पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो संदेश उनके मन और मस्तिष्क में जाने चाहिए वो आज कहीं समाज में हम कहीं ना कहीं देने से वंचित रहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बात है कि युवा अपने जीवन में जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाता है तो उसे क्या बनना चाहिए। तो ये लाखों युवाओं को ये मैं एक संदेश देना चाहता था कि कल जब वो अभिभावक बने तो उन्हें अपने बच्चों की ग्रूमिंग कैसी करना चाहिए। आपने कई जगह किताबों में देखा होगा स्वामी विवेकानंद का जिक्र आया, बिल्कुल आपने देखा होगा महाभारत के पात्र अर्जुन और श्री कृष्ण का, कहानियां बताई गई हैं उसमें। बिल्कुल। हाँ। तो कहीं ना कहीं युवा अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, मतलब हम समाज में ये बता सकें कि प्रेम का उपन्यास है, आज लाखों लोग पढ़ते हैं, अनेक अनेक लेखकों को पढ़ते हैं, उसके माध्यम से हम समाज में कैसे सकारात्मक विचार समाज में दे सकें जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी सही दिशा में आगे बढ़ सके। बहुत ही मतलब जब किताब पढ़ते हैं तो अलग अलग घटनाक्रम उसमें देखने को मिलते हैं, पात्र अलग हैं, स्थान अलग हैं। ऐसे ही एक और जिक्र है कि नदी किनारे जब वायु बैठने जाता था तो उसके बाजू में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बुजुर्ग से उसका संवाद होता है, वो कहता है, बुजुर्ग कहते मैं तो तुम्हें रोज देखता हूँ, वो कहता है मैंने तो आपको पहली बार देखा है, मेरा तो ध्यान ही नहीं था आपके ऊपर। तो और फिर उस बुजुर्ग से इतनी आत्मीयता बन जाती है कि वो उसके घर भी जाता है, उसकी बुजुर्ग की जो बहू रहती है वो उस पे किसी प्रकार की टिप्पणी भी करती है, और फिर बाद में इतनी आत्मीयता हो जाती है कि वो एक अनजान परिवार में उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो ये कहानी कैसे आपने सोची, क्या कोई घटनाक्रम, क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं कुछ पढ़ते हैं तो वो चीज़ हम अपने जीवन में तभी चरितार्थ करते हैं जब वो हमसे जुड़ती हुई हमें लगती है। तो ऐसा आपके साथ कभी कोई घटनाक्रम हुआ था या फिर कैसे जुड़ा ये घटनाक्रम? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई घटनाक्रम तो नहीं हुआ, पर निकट से मैंने एक ऐसा घटनाक्रम देखा। मैं कहीं बैठा हुआ था, तब मैंने देखा कोई एक बुजुर्ग एक अनजान एक लड़के से बहुत ही शालीनता से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, क्या है, मतलब एक लड़का कहीं बाहर से आया हुआ है और वो किसी अनजान शहर में है, वहाँ एक अनजान बुजुर्ग उनकी चिंता करते हुए कि माता पिता कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं एक मन में एक भाव था कि ऐसा कोई सीन बनाना चाहिए जिसमें एक जाए कि आज भी समाज के जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं भी एक अनजान जगह पे एक अनजान लड़के को देख के एक अभिभावक का रूप कैसे लेते हैं उसको दर्शाने के लिए एक ऐसा घटनाक्रम जोड़ा। और जब आप लास्ट में आएंगे और वही जो आप प्लॉट की बात करिए वही किताब का सस्पेंस है जो जाके लास्ट पेज में खुलता है, आखिर वो बुजुर्ग कौन थे। और दूसरी एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब उपन्यास जो है जब इसका परिचय देखते हैं तो शुरू में यह जाता है कि प्रेम की कहानी है, लेकिन इसमें केवल प्रेम नहीं है, एक युवा का संघर्ष है, उसकी परेशानियां हैं, उसका अकेलापन है, और इसके अलावा उसके साथ जो घटनाक्रम दैनिक दिनचर्या में होते हैं। जब कोई युवा उस पुस्तक को पढ़ रहा है तो उसे ऐसा नहीं लग रहा कि वो वायु की कहानी है। जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे अपने आसपास के लोग, अपने दोस्त और बाकी लोग उस किरदारों में नाम भले ही परिवर्तित थे लेकिन लग रहा था कि वो मेरी कहानी है। तो ऐसे मतलब इस समय पे बहुत मतलब जब हम बहुत सारे लेखकों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है दूसरी दुनिया से लिख रहा है, लेकिन आपने जो पात्र चुने हैं, जो कहानियां चुनी है, वो कैसे चयन की पूरी कहानियां कि लोग, हर कोई व्यक्ति अपने आप से जोड़ रहा है उनको? देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो इस युवा का जिसका एक चित्रण आप सभी के सामने लाया गया है उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कोशिश ये थी कि प्रत्येक युवा उससे जुड़ा हुआ महसूस करे। कहीं ना कहीं वो प्रत्येक व्यक्ति की कहानी बननी चाहिए, उसके आसपास के दोस्तों की वो कहानी बननी चाहिए, उसके जीवन में अगर कोई प्रेम है तो उसकी कहानी बननी चाहिए। और पूरी कहानी के आप दौरान देखेंगे तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हर चीज़ के साथ अपने कैरियर को भी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पाने से वंचित रह जाते हैं। तो इन्हीं सब भावों को लेके कि कैसे एक सामान्य युवा की एक कहानी बन जाए। और आपने ये चीज़ देखी होगी कहीं भी कहानी में किसी क्लिष्ट हिंदी का शब्द प्रयोग बिल्कुल भाषा ऐसी है कि कोई भी अपने मतलब जो पहली बार भी पुस्तक पढ़ना शुरू कर रहा है तो वो भी आसानी इस पुस्तक को खत्म कर सकता है। लिखने के पीछे की मानसिकता यही थी कि कहीं एक 12वीं क्लास का बच्चा भी या फर्स्ट ईयर में जाने वाला बच्चा भी किताब पढ़े तो पहले पन्ने से रुचि बना ले, उसको कहीं ये ना लगे कि किताब बोझिल है, किताब में अनावश्यक बहुत हैवी शब्द उपयोग किए, बहुत ही सरल भाषा में
किताब लिखने का योजना। आपने कॉलेज का जिक्र किया तो मुझे उसी किताब का एक और घटनाक्रम याद आया कि जब हम जैसे युवा कॉलेज में पहुंचते हैं तो लक्ष्य अलग अलग होते हैं लोगों के। कुछ के जीवन में प्राथमिकता होती है कि मैं कॉलेज से डिग्री करूंगा, केवल पढ़ाई करूंगा, लेकिन 12वीं क्लास पास करके जब लोग जाते हैं तो अपेक्षा होती है कि वहाँ पे कोई लड़की मिलेगी जिससे कभी उसकी पुस्तक गिरेंगी, हम उठाएंगे और प्रेम हो जाएगा, ऐसे प्रेम के किरदार। तो यही कोशिश वायु भी करता है उसके पूरी घटनाक्रम में, और तब उस लड़की का एक बड़ा प्यारा रिप्लाई रहता है कि तुम्हारे लिए ये आम बात होगी, लेकिन ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये घटनाक्रम अगर मेरे घर पे पता चलेगा तो मेरे लिए मेरी स्कूली शिक्षा भी, कॉलेज की शिक्षा भी बंद हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ होती है, लड़कियां संघर्ष करती हैं। तो आपने इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के संघर्ष को भी डाला है कि प्रेम कहानी लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है आज के समय में, कि प्रेम करना है, किसी लड़की से बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन लड़की उसके पीछे कितना संघर्ष झेलती है, ये कैसे? अंकित जी, वास्तव में ये मेरी ज़िंदगी का एक आंखों देखा घटनाक्रम है जिसको मैंने किताब में कहीं ना कहीं ढाला है। एक कायक्रम के निमित्त मेरा कभी नरसिंहगढ़ जाना हुआ था। राजगढ़ जिले में एक छोटी सी तहसील है, तो वहाँ एक युवा संवाद का कार्यक्रम था। उसमें ऐसा था कि जो प्रतिभावान युवा होंगे उनको भोपाल किसी कार्यक्रम में लेके आना था। तो मैं एज अ गेस्ट वहाँ गया था, तो वहाँ एक लड़की खड़ी हुई, फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली। तो मैंने पूछा, आपके सामने आज समाज में क्या चुनौतियाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि आज मेरे सामने शायद समाज में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें घर का सारा काम करना पड़ता है। उसके बावजूद हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पिताजी बोलते हैं, अभी तो कॉलेज 11 बजे से तुम 10:30 बजे क्यों चली? 5 बजे कॉलेज ख़त्म होता है, 5:15 तक हम घर नहीं पहुंचते, तो घर में हल्ला मच जाता है कि 5:15 बज गए, वो अभी तक आई नहीं। और बोले, सर हमारे कॉलेज के भाई लोग जब हमें आके परेशान करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने जीवन में कहें तो क्या करें, क्या करें। घर में संघर्ष, कॉलेज आओ तो वहाँ संघर्ष, और बाहर दुनिया में पाओ रखो तो वहाँ संघर्ष। आखिर एक महिला इस दुनिया में आगे कैसे बढ़े? तो ये कहीं ना कहीं आंखों देखी एक वाक्य था जिसको कहीं ना कहीं मैं कॉलेज के सामने इस माध्यम से युवाओं के बीच लाना चाहता था कि आपके कॉलेज में कोई बहन आती है, कोई युवती आती है पढ़ने, तो कम से कम हम उसको सपोर्ट ना कर सकें तो कम से कम उसे परेशान बिल्कुल परेशान भी ना करें। लेकिन शुरू में मैंने एक बात आपसे कही थी कि युवाओं के जीवन में अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। कभी वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, तो कभी उनका ब्रेकअप हो जाता है, दिल टूटा हुआ होता है, तो वो फिर लिखना शुरू करते हैं, लेखक बन जाते हैं। आज बहुत सारे लोग देखते हैं कि 2 लाइनर्स लिख रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो मतलब जब लोगों का व्यक्तिगत अनुभव होता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपने भाव प्रकट करने के लिए लिखने की जरूरत है। तो आपके दोस्तों में से जब मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था तो बहुत सारे लोगों का ये था कि कहीं ना कहीं सुयश जी का भी इसमें व्यक्तिगत रुचि रही होगी, व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है वो लिखे। तो ऐसा कुछ था किताब लिखने से पीछे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वास्तव में आपने जो पहली लाइन बोली कि प्रत्येक युवा कुछ ना कुछ लिखता है, तो मेरा भी ऐसा मानना है। इस देश में जितने युवा है स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ तक, उन्होंने अपने जीवन में 101% कुछ ना कुछ रचा रहता है, कुछ ना कुछ गढ़ा रहता है। बस एक संकोच की भावना रहती है, एक समाज के सामने अपना प्रदर्शन करने में एक संकोच रहता है जो वो कभी लेके नहीं आता। अगर वो संकोच हटा दे तो आप मान के चलिए इस देश के 80% युवा आबादी लेखक और साहित्यकार बन जाए। और व्यक्तिगत अनुभव की जहाँ आपने बात की, तो प्रत्येक युवा के जीवन में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत अनुभव तो होते हैं, हाँ। पर उसका मतलब ये नहीं एक लेखक अपना जीवन कभी समाज के सामने लेके नहीं आता। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है। वाह, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि लेखक अपना जीवन समाज के बीच में नहीं लाता, दूसरे लोगों के बिल्कुल जो जीवन में चल रहा होता है उन्हें प्रकट करता है। अब हम इंटरव्यू के आखिरी सवाल की ओर, कि आपकी किताब बहुत रोचक है, उसमें पात्र बहुत रोचक हैं, लेकिन हर कोई लिखना चाहता है, भावों को प्रकट करना चाहता है, तो उसे कभी समय पर प्रकाशक नहीं मिल पाता, कभी उसके लिए कोई और परेशानी होती है। तो नवोदित जो लेखक हैं, जो बच्चे हैं, जो लिखना चाहते हैं, किताब प्रकाशित करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो अगर वो किसी पुस्तक को अपनी लिखना चाहते हैं, प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो क्या प्रक्रिया होती? क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रश्न है, लोगों में बहुत जिज्ञासा है कि हम राजधानी में बैठे हैं तो हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन किसी एक छोटे कस्बे, हरदुखेड़ी टाइप कस्बे का बच्चे में भी इतना टैलेंट होता है कि वो पुस्तक लिख दे, लेकिन उसे पता नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, संक्षिप्त में बताएं। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान पहुंचा। मैं भी जब पहला उपन्यास आया था तो मैं बहुत परेशान हुआ था, लगभग 6-7 महीने तक, कभी इसके पास कभी उसके पास। और जितने हमारे संस्थान हैं वो कहीं ना कहीं प्रेम से जुड़ी हुई चीज़ें छापने में बचते हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्राइवेट पब्लिशर्स के पास जाते हैं और उनके माध्यम से अपनी किताब छपवाते हैं। ऐसे में ही मुझे इस किताब के दौरान हर प्रकाशन का पता चला, दिल्ली में पब्लिकेशन है, जलज कुमार मिश्रा जी
जिसके संस्थापक हैं, वो युवाओं को पूरी ताकत से अवसर देते हैं, बिना किसी शुल्क के उनकी किताब छापते हैं। आप पांडुलिपि भेजिए, उन्हें पसंद आएगी तो 100% आपकी किताब छापेंगे। आज भी ऐसे कई मात्रा में पब्लिकेशन हाउसेज हैं जो युवाओं के टैलेंट पे, युवाओं की रचना के आधार पे उनका मूल्यांकन कर बहुत आसानी से किताब समाज के सामने लाते हैं। समय जरूर लगता है, कहीं 3 महीने लग जाते हैं, कहीं 5 महीने लग जाते हैं, कभी साल भर भी लग सकता है, पर ऐसा है व्यक्ति ने लिखा है और व्यक्ति प्रयत्न करेगा तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उसकी किताब समाज के सामने नहीं आएगी। तो आखिरी प्रश्न मेरा यही है कि कश्मीर फितूरियत के बाद ये छूटते किनारे अभी भी ये यात्रा जारी रहेगी या फिर इसके बाद थोड़ा और इंतजार करना होगा? नहीं, अभी ये यात्रा जारी है। इस वर्ष ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 2 किताबों पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। ये किताब तो अचानक बीच में आ गई, एक स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है और एक समुद्रगुप्त के जीवन के ऊपर एक फिक्शन स्टोरी लिखने का प्रयास है जो लगभग 60% हो गई है। तो आगामी 1 साल में 2 किताबें आप सभी को देखने को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुयश जी। तो ये थे सुयश त्यागी जी जिन्होंने लिखी है छूटते किनारे। छूटते किनारे के जिक्र आपने इंटरव्यू में सुने होंगे, वायु है उसमें, समीर नाम का किरदार है उसमें, बुजुर्ग है। बहुत रोचक किताब है। आपको सब कुछ इस इंटरव्यू में नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए किताब को पढ़ना होगा और किताब अमेजन पर भी उपलब्ध है। आप वहां जाकर छूटते किनारे सर्च करेंगे तो आसानी से किताब मिल जाएगी। सुयश जी ने जिस तरीके से बताया कि इस किताब में सब कुछ मिलेगा, आपको प्रेम की कहानी मिलेगी, युवाओं का संघर्ष मिलेगा, बुजुर्गों का साथ मिलेगा और उसके साथ साथ देशभक्ति का एक मैसेज भी मिलेगा। तो जरूर से जरूर इस किताब को पढ़िए और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।